नमस्कार। कोरोना को लेकर के विरोधाभासी खबरों का आना कम नहीं हो रहा है। एक तरफ राहत भरी खबरें हैं कि जो कुल नंबर्स हैं कोरोना के देश में, वो कम होते हैं, कभी-कभी बहुत कम हो जाते हैं और कभी ज़्यादा दिखने लगते हैं और डर की तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की एक कल एडवाइजरी गृह मंत्रालय की आई है और जिसमें ये कहा गया है, चेतावनी दी गई है कि अगर वायरस म्यूटेंट हुआ और अगर कुछ और चीजें बढ़ती हैं बुरी से बुरी स्थिति में, तो उसका असर बच्चों पर होता है। लेकिन दूसरी एक और खबर ये आती है, जो एम्स के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर गुलेरिया, उन्होंने भी कहा कि नहीं था, अब अभी कुछ फिलहाल लगता नहीं कि तीसरी वेव आ रही है। ये जो गफलत है उसकी वजह से क्या है कि देश में जो जनता है वो कभी जब ऐसी खबरें आती कि नहीं-नहीं कुछ नहीं हो रहा है तो फिर और लापरवाह हो जा रही। वैसे भी हम लोग लापरवाह ज़्यादा हैं और ऐसा सब कुछ समारोह मनाने लगे हैं जैसे सब कुछ सामान्य हो गया है, जबकि स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं। फिर भी क्योंकि हालात ऐसे हैं जिसको समझना ज़रूरी है और समझाने के लिए हमारे साथ हैं नन अदर देन जिसे कह सकता हूँ मैं, प्रोफ़ेसर मनेंद्र अग्रवाल जो आईआईटी कानपुर के में हैं और इस पूरे मामले पर शुरू से नज़र रखे हुए हैं। अ, मनेंद्र जी, इस समय देश और विदेशों में अजीबो-गरीब स्थितियाँ हैं। आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, आप अमेरिका का कुछ हिस्सा देख लीजिए, न्यूज़ीलैंड देख लीजिए, वहाँ पर केसेज़ बढ़ना शुरू हो गए और वहाँ एक तरीके से आपात स्थिति टाइप लगा दी गई है और ऑस्ट्रेलिया में तो निकलने पर भी प्रतिबंध हो गए हैं, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। लंदन में हालत थोड़ी-सी अभी ठीक है या यूके में आप कह सकते हैं ठीक है। देश में भी पहले भी एक तरफ से माहौल था कि केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इसमें केसेज़ ठीक-ठाक बढ़ रहे थे और वो कम नहीं होने पा रहे थे, जो पिछले डेढ़ महीने में कम हो जाने चाहिए थे, नहीं हो पा रहे थे। बाकी देश में सामान्य स्थितियाँ थीं। तो क्या ये बिल्कुल सामान्य स्थिति है या चेतावनियाँ जो हमें दी जा रही हैं, उस पे अमल करना है? क्या आपका सूत्र कहता है क्योंकि आपका सूत्र बहुत सटीक बैठता है, तो मैं उसी पे ज़्यादा जोर देना चाहूँगा। जी, अब ये इसमें सबसे मुख्य बात समझने की ये है कि भविष्य में क्या होगा और कब होगा, ये किसी के लिए भी कहना संभव नहीं है। तो हमेशा जब भी हम भविष्य की बात करते हैं तो कुछ आकलन लगाते हैं कि हम कुछ अनुमान करते हैं कि इस समय इस प्रकार से स्थिति बनेगी और जब ऐसी स्थिति बनेगी तब जो पैंडेमिक है वो किस दिशा में जाएगा, ये हम निकालते हैं। तो और इसमें जो अनुमान है वो अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं क्योंकि ये तो हमें मालूम नहीं कि भविष्य में वास्तव में क्या होने वाला है, तो कई प्रकार के अनुमान लेके चलते हैं। तो एक अनुमान जो हमने लिया था, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था, कि यदि डेल्टा वेरिएंट जो इस समय देश में है, यदि यही रहता है और कोई नया म्यूटेंट नहीं आता, तो हमारे आकलन के अनुसार स्थिति ज़्यादा खराब नहीं होगी। जो तीसरी वेव की बात होती है, वो थोड़ी बहुत संख्या बढ़ सकती है, लेकिन कोई विशेष रूप से बढ़ेगी नहीं और फिर स्थिति धीरे सामान्य की तरफ पहुंचने लगेगी। तो ये तो अनुमान और आकलन है हमारा इस अनुमान के आधार पे कि डेल्टा वेरिएंट ही रहता है। लेकिन यदि डेल्टा वेरिएंट नहीं, इससे भी कोई ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट आ जाता है, उसकी संभावना भी है, तो स्थिति हमने फिर अपने आकलन से निकाला था कि यदि वो कब आएगा ये भी हम नहीं कह सकते, तो हमने पहले मान के चले थे कि मान लेते अगस्त तक आ जाता है, तब क्या स्थिति बनेगी। तो हमने अनुमान लगाया था कि अक्टूबर में तीसरी वेव आएगी, कि पीक आएगी अगस्त से शुरू होके, और वो संख्या 1.5 लाख के आसपास अधिकतम जाएगी और फिर ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्थिति ये है कि अगस्त में तो आया नहीं, जो हमने अनुमान लगाया था कि म्यूटेंट आएगा अगर, तो अभी इस महीने तो स्पष्ट रूप से नहीं है। तो हमने अपना अनुमान बदल रहे हैं, हम मान के अब चल रहे हैं कि सितंबर में यदि आ जाता है तो क्या होगा। तो उसका अभी हमारी एनालिसिस जारी है, आज शाम तक पूरी हो जाने की संभावना है।
तो जो गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन है वो हमेशा इस बात को ध्यान रख के चलते हैं, सरकार को चलना भी चाहिए कि सबसे खराब स्थिति के लिए भी हमारी तैयारी रहे। तो उन्होंने सबसे खराब स्थिति को लेके अपने अनुमान लगा के उसको फिर नोटिफिकेशन जारी किया है। तो उसका मोटा-मोटा तात्पर्य है कि सबको सजग रहने की आवश्यकता है। अभी ऐसा नहीं हम कह सकते कि आगे कुछ नहीं होगा, सब ठीक होने वाला है। क्या आपको लगता है कि ये जो भी वेरिएंट अभी चल रहा है वो और म्यूटेंट होगा ही होगा या नहीं होगा? उसमें बदलाव आएँगे कि नहीं आएँगे? और पूरी दुनिया के क्या हाल है? क्योंकि आप अभी तक पहले तो देश को आप ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, अब तो आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं, पूरी दुनिया में जो ट्रेंड चल रहे हैं वो देख रहे हैं। तो अभी पूरी दुनिया में भी या दुनिया की जो अभी इस समय खराब स्थिति है, चाहे वो न्यूज़ीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पर क्या ये चौथी लहर कही जा रही है या वहाँ कोई म्यूटेंट वो दूसरा नज़र आ रहा है? नहीं, सब जगह इस समय डेल्टा म्यूटेंट ही है और म्यूटेशन तो देखिए होते रहते हैं। वायरस के बड़ा नेचुरल प्रोसेस है, म्यूटेशन बहुत अधिक संख्या में होते हैं। अधिकतर म्यूटेंट जो उसमें से हैं वो किसी काम के नहीं होते, तो वो म्यूटेशन होके वो वाला वायरस समाप्त हो जाता है, उसकी अपनी प्रजाति को बढ़ा नहीं पाता है। तो बहुत ही कम ऐसे म्यूटेशन निकलते हैं जो कि ज़्यादा घातक होते हैं और उनमें से एक डेल्टा वेरिएंट इस समय तक का सबसे घातक म्यूटेंट माना जा सकता है। अब आगे कोई इससे भी घातक म्यूटेंट आएगा या नहीं आएगा ये किसी हम के लिए भी कहना संभव नहीं है। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि यदि आएगा तो ऐसा होगा, यदि नहीं आएगा तो ऐसा होगा। और दूसरी बात जो हम ये लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है वो उस समय गवर्नमेंट ने एक एंटिटी बनाई है जो लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है वायरसेस की, जिससे कि पता लगता रहे कि भाई डेल्टा के अलावा कोई नया म्यूटेंट हमें दिख रहा है पॉपुलेशन में या नहीं। तो जैसे ही नया म्यूटेंट कोई दिखने लगेगा तो उसकी एनालिसिस फिर करके ये पता लगाया जा सकता है कि भाई ये कितना घातक है। तो ये एक आवश्यक जरूर है करने की आवश्यकता और जो हो रहा है। 1.5 साल पहले जब कोरोना महाराज ने दस्तक दी थी हम लोगों के बीच में, तब हमारे पास कुछ उसका कोई आधार नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हम अगर-मगर में सोच रहे थे। 6 महीने तक, साल भर तक भी अगर-मगर माना गया। लेकिन अब तो रिसर्चेज़ बहुत सारी हैं। अब तो कोरोना को लेकर के जो भी हालात हो रहे हैं, उसको लेकर के कई अध्ययन हैं, कई चीज़ें हैं और आपको पता है कि ये स्थिति होगी तो क्या होगा। वर्तमान हालातों में आपको क्या लगता है, जो रिसर्चेज़ हैं क्योंकि आप उन पे भी अध्ययन करते रहे हैं, देखते रहे हैं उस पे आधार पे। फिर अब आपको क्या लगता है कि लोगों को कितना सतर्क रहना चाहिए और कहाँ तक हालात पहुँच सकती है? क्या अगर-मगर का ये दौर जो जैसे पहले जब आपसे मेरी बात हुई थी तब ये था कि अगस्त में आता है तो सितंबर तक होगा, अब सितंबर ना होकर के वो अक्टूबर हो गया। तो क्या आपको लगता है पूरी ये तो देखिए क्योंकि इसके बारे में कोई भी निष्कर्ष 100% निकाला नहीं जा सकता है, तो ये अगर-मगर जो आप कह रहे हैं ये तो चलता रहेगा अभी कुछ समय तक, क्योंकि जब तक हम कहें कि एक बड़ी लगभग सारी जनसंख्या को वैक्सीनेशन प्लस नेचुरल इम्यूनिटी दोनों मिला के काफ़ी अधिक जनसंख्या कवर नहीं होती, तब तक कुछ आशंका इस तरह की बनी रहती है कि कोई नया म्यूटेंट इस प्रकार से खतरनाक आ गया तो फिर संभावना फिर से बढ़ने की हो जाती है। एक बार जब ये वैक्सीनेशन अधिक मात्रा में हो जाएगा और वैक्सीनेशन और नेचुरल इम्यूनिटी दोनों को मिला के हम 85 से 90% के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे और उसके आगे पहुंच जाएंगे, तब हम मान सकते हैं कि भाई अब संभावना किसी भी चीज के होने की कम है। लेकिन अगर आप देखें तो जो सीरो सर्वे हुए थे और जो लेटेस्ट सीरो सर्वे आया था, उसमें ये था कि काफ़ी जगह 67% तक लोग उससे कवर हो चुके थे और वहाँ संभावना नहीं थी। इसी आधार पर ये कहा जा रहा था
कि उत्तर प्रदेश, बिहार और जगहों पर जहाँ पर बड़े राज्य हैं, वहाँ पर इसकी अब संभावना दोबारा इसके दस्तक देने की नहीं होगी। लेकिन अब छोटे राज्यों की स्थितियाँ ये है कि छोटे राज्यों में ये अच्छा काम हुआ है देश में कि छोटे राज्य जहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े थे, वहाँ वैक्सीनेशन का प्रोसेस बहुत तेज़ी से बढ़ा और वो 60-65% से ऊपर वैक्सीनेशन 6-7 राज्यों में, वो भी सब छोटे राज्य हैं, उनमें हो चुका है। जबकि घातक जो जहाँ संभावना और आशंका लगाई जा रही है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार या दक्षिण के राज्य हैं, जहाँ अभी वैक्सीनेशन उस तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक गनीमत है कि वो वहाँ पर पहले से ही मतलब जो है वो वायरस पहुँच चुका है और एक हर्ड इम्यूनिटी नाम की जो चीज़ है, वो काम कर रही है। आपको क्या लगता है? का आपने का सही आकलन है कि जिन राज्यों में मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब में सेरो पॉजिटिविटी नेशनल एवरेज से भी अधिक है और इस समय 75 से 80% के बीच में तो निश्चित रूप से होगी। तो इन ऐसे प्रदेशों में फिर यदि कोई नया म्यूटेंट आता भी है, थोड़ी संख्या बढ़ेगी भी तो बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इतनी अधिक संख्या में लोग इम्यून हो चुके हैं। सिर्फ उन प्रदेशों में जहाँ पे अभी सेरो पॉजिटिविटी कम है, जैसे केरल में सबसे कम है, और यही कारण है कि वहाँ पे आप देख रहे हैं कि संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही काफ़ी प्रयासों के बाद भी। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि वहाँ पे सेरो पॉजिटिविटी, इम्यूनिटी लोगों में कम है। तो जब तक इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा नहीं, तब तक वहाँ संख्या कम नहीं होगी। तो जैसे इस बीच आपने एक अन्य देशों का नाम लिया था, तो उन जहाँ भी जिस भी देश में संख्या बढ़ रही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसका कारण यही है। उन सब ने मतलब ये कुछ देश हैं जिन्होंने, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, ताइवान शामिल हैं। इन सब ने ये प्रयास किया कि ये वायरस को देश में आने ही ना दें। तो जहाँ भी उनको दिखा कि इस जगह पे वायरस है, उस जगह को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करके वहाँ के सब लोगों को टेस्ट करके कंटिन्यूअसली, कि जब तक वहाँ पे से ख़त्म नहीं हो जाए तब तक वो कंटेनमेंट जोन हटाते नहीं थे, और उसकी वजह से उन्होंने वायरस को फैलने ही नहीं दिया अपने देश में। तो उसका उनको फैलाव भी हुआ, लेकिन नुकसान ये है कि वहाँ पे इम्यूनिटी न के बराबर है इस समय। तो इसका हमेशा उनको रिस्क रहेगा जब तक पूरे जनसंख्या को वो वैक्सीनेट नहीं कर लेते, और जो अभी काफ़ी पीछे हैं वो वैक्सीनेशन में। जब तक कोई भी कहीं भी नया वेरिएंट आ गया, कोई बल्कि पुराना वेरिएंट आ गया, कोई भी आ गया, तो फिर संख्या बढ़ने लगेगी। या तो वो अगर वो इस बार बढ़ने दें तो बहुत तेज़ी से फैल जाएगा, क्योंकि सब लोग लगभग सब लोग इम्यून नहीं है, और नहीं तो फिर उनको फिर वही कंटेनमेंट, लॉकडाउन, शटडाउन करते रहना पड़ेगा। उसकी भी अपनी कॉस्ट है, क्योंकि अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से खबरें आ रही हैं कि लोग उसके खिलाफ खड़े होने शुरू हो गए हैं कि अब हम नहीं घर में बंद होंगे, हम बाहर निकलेंगे। तो वहाँ पे भी थोड़ा झगड़ा शुरू हो गया है, पुलिस को काफ़ी एक्शन लेना पड़ा। तो ये उसकी समस्या है। अब लगातार कि आखिरकार लोग भी 1-1.5 साल से कब तक घरों में बंद रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा अमेरिका में भी, जब आपको याद होगा, शुरुआत के दौर में लोग बिल्कुल विरोध कर रहे थे और अभी भी वहाँ अभी भी काफी वैक्सीनेशन विरोध है। का भी विरोध हो रहा है। कुछ वर्ग एक ऐसा है जो, जैसे देश में भी आपको देखता होगा कि पता नहीं क्या नपुंसकता हो जाएगी वगैरह वगैरह, ये कहानी किस्से तो वहाँ पे भी चल रहे हैं। लेकिन जिन राज्यों, जिन देशों और हम राज्यों की अगर बात करें, जैसे केरल, शुरू में मॉडल हमने माना था कि केरल तो बहुत बढ़िया है, केरल ने तो बहुत रोक रखा है वगैरह। अब वही रोक रखना जो है उनको मुश्किल साबित कर रहा है, या उनकी एक टाइम बढ़ा रहा है। यूपी बिहार में आया, 2-4 महीने में लोगों की परेशान किया, जाने गई, खत्म हो गया। लेकिन अब बाकी वहाँ ऐसे राज्यों में, आंध्रा है, केरल है, वहाँ तो स्थितियाँ यही। लेकिन सिर्फ फायदा शायद एक ही हुआ है कि शायद बट जो मृतकों की संख्या है वो कम रही, और दूसरी तरफ ये रहा कि वैक्सीनेशन के लिए उनके पास टाइम मिल गया। आपको क्या लगता है कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को
किस तेजी से चढ़ाया जाना चाहिए, या अब उसको भी ये नहीं है कि इन जनरल कर दिया जाए, क्या उसकी भी प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए कि यहाँ जहाँ पर इस समय केसेस ज्यादा हैं या जहाँ भीड़ ज्यादा, वहां तेजी से किया जाना चाहिए। जैसे यूपी बिहार का तो बुरा हाल है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, कहने को कह दीजिए आप यूपी में 6 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं, लेकिन जिस राज्य की आबादी 24 करोड़ हो, वहां 6 करोड़ का क्या मतलब बनता है? देखिए, ये तो थोड़ा वैक्सीनेशन के बारे में 2-3 बातें आवश्यक हैं समझना। एक तो ये कि वैक्सीन की संख्या असीमित नहीं है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि आज हमें 10 करोड़ वैक्सीन मिल जाए तो हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे। वो वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन की अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और भारत तो बहुत ही, जिसको कहें हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि 2 वैक्सीन हम अब स्वयं बना रहे हैं। जिन देशों में वैक्सीन नहीं है, जब ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण लीजिए, न्यूजीलैंड का उदाहरण लीजिए, इनके पास वैक्सीन नहीं है, इनके पास पेमेंट करने की क्षमता काफी है, काफी रिच देश है, उसके बावजूद इनको वैक्सीन इस समय भी उपलब्ध नहीं है उस मात्रा में जितनी इनको चाहिए। सबसे ज्यादा वैक्सीन इन्हीं देशों को चाहिए क्योंकि यहाँ उनके यहाँ कोई भी इम्यून नहीं है, तो उनको सबको वैक्सीन करना है, बहुत जल्दी करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि उपलब्ध ही नहीं है वैक्सीन। तो हमारे यहाँ फिर भी उपलब्धता काफी हद तक है। और इसमें जो, जैसे आपने कहा कि थोड़ा प्रायोरिटी होनी चाहिए उन जगहों की जहां पे इम्यूनिटी का लेवल कम है। उत्तर प्रदेश, बिहार में इम्यूनिटी अधिक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए उतनी, और शायद ऐसा हो भी रहा है। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश या बिहार में उतनी वैक्सीन इस समय नहीं उपलब्ध हैं। अगर प्रतिशत जनसंख्या की, जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश ने इस समय 25% ही जनसंख्या को वैक्सीनेट किया है, कुछ अन्य राज्यों ने कहीं अधिक जनसंख्या को वैक्सीनेट कर लिया। और अब ये, हालांकि सरकार ने कभी ये फॉर्मूला बहुत ठीक क्लियरली बताया नहीं कि किस राज्य को किस आधार पे वो वैक्सीन अलॉट कर रहे हैं, लेकिन शायद उसके पीछे ये सोच है कि जिन राज्यों में इस समय इम्यूनिटी कम है उनको ज्यादा वैक्सीन दी जाए। एक ये बताइए आप साहब कि ये क्या है कि कभी 30 देश में टोटल नंबर 30,000 दिखते हैं, 35,000 दिखते हैं, और कभी एकदम से, अभी जैसे कल परसों एकदम से आया कि साहब वो 12-13,000 हो गए। तो ये क्या है, क्या गणित? हाँ नहीं, इसका कोई गणित नहीं है, इसका बहुत सिंपल कारण है। ये वीकली वेरिएशन होता है। आप जिस दिन टेस्ट करेंगे उसके 1 या 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है। अच्छा, संडे को जो टेस्टिंग लैब्स वगैरह काफी हद तक बंद रहती हैं, तो संडे को सबसे कम टेस्ट होते हैं। तो इसलिए आप लगातार देखेंगे सोमवार के दिन हर हफ्ते सबसे कम केसेस आपको दिखेंगे। नेक्स्ट फिर मंगलवार से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तक रहते हैं। शनिवार को रहेंगे, और फिर रविवार को फिर कम हो जाएंगे क्योंकि कई जगह शनिवार भी छुट्टी होती है। जैसे सोमवार था तो कल के केसेस शायद 15-16 हजार ऐसे ही थे। उससे पिछला दिन रविवार था, उस दिन भी केस कम थे। अब आप आज के देखेंगे कि डेटा तो बढ़ा हुआ मिलेगा। आपकी राय में इस समय दो राय मैं चाहूंगा। एक, सरकार के लिए जैसा कि आपने कहा कि तो क्या करना चाहिए, एक बहुत स्पेसिफिक तरीके से क्या चलना चाहिए, होना चाहिए, और दूसरा ये कि लोगों को फिर क्या, मतलब लोगों को लगे, अभी लोगों को कहना चाहिए कि अभी आप साल, 2 साल, 3 साल बिल्कुल इससे सतर्क रहिए ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। अब वेरिएंट खराब हो, उसका रूप बदल जाए वायरस का, और कितना घातक हो जाए उसका इंतजार न कीजिए, लेकिन अपनी सावधानी बरतिए। ये ज्यादा जरूरी होगा ही होगा मेरे ख्याल से। दूसरा, केंद्र, मतलब जो सरकार है, उनको क्या राय होगी, उनके लिए क्या राय होगी, और खासतौर से तब जब चुनाव होने जा रहे हैं, त्योहारों का सीजन होने जा रहा है, बहुत सारी चीज। सरकार के लिए तो राय यही है, एक तो वैक्सीन का तो बात हो ही गई, दूसरा मैसेजिंग एक ठीक स्तर की होनी चाहिए। मैसेजिंग में यह भी नहीं होना चाहिए कि भाई आप कुछ मत करिए, क्योंकि जितना आप लोगों को, अब आपने जैसे देखा पिछले कुछ महीनों का उदाहरण, लोग भी घर में बंद रह के काफी लोग परेशान थे, तो एक बार बाहर निकले
तो सारे प्रोटोकॉल्स को धराशायी करते हुए हर जगह चले गए। तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने का कोई औचित्य मुझे नहीं दिखता इस समय, क्योंकि हम सिर्फ हाइपोथेटिकल इस समय बात कर रहे हैं कि यदि नया म्यूटेंट आएगा तो इस प्रकार होगा। जब तक थोड़ा नया म्यूटेंट की हमें इंडिकेशन नहीं देते तब तक कोई रिस्ट्रिक्शन का बहुत आवश्यकता नहीं है। लोगों को अपनी तरफ से अपनी और अपने परिवार को बचाने के लिए सबका प्रायोरिटी रहती है, तो उसमें वैक्सीनेशन आवश्यक है और दूसरा बेसिक प्रिकॉशंस आवश्यक हैं। जहाँ अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं तो मास्क पहन लें, वहीं पे सबसे ज़्यादा संभावना होती है ट्रांसमिशन की। तो इस तरह के 1-2 चीज़ें, बेसिक चीज़ें रखें और बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा कुछ अभिभावक बहुत परेशान थे कि भाई बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं, उनको कैसे भेजें। तो बच्चों के लिए डॉक्टर गुलेरिया ने बहुत अच्छे से समझाया है कि पहली बात तो बच्चों में भी इम्यूनिटी काफ़ी स्तर तक आ गई है, यह सेरो सर्वे बताता है। और दूसरी बात, जिन बच्चों में संक्रमण होता है उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन देखें पिछले 1-1.5 साल में, बच्चे बहुत न के बराबर हॉस्पिटलाइज हुए, जबकि इन्फेक्शन उनको लगभग उतना ही हुआ जितना बड़ों में हुआ। तो बच्चे सिर्फ जो सबसे थोड़ा रिस्क वाला बात है, बच्चे कैरियर बन सकते हैं कि उनको संक्रमण हुआ, उनको तो कुछ नहीं होगा लेकिन उनके द्वारा उनके अभिभावकों को, परिवार वालों को हो सकता है। तो यदि परिवार वाले स्वयं वैक्सीनेटेड हैं तो वो संभावना भी समाप्त हो जाती है। तो वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण हो सकता है, ऐसा नहीं कि संक्रमण नहीं होगा, लेकिन उससे कोई विशेष नुकसान नहीं होता है। आप थोड़ा बहुत तबीयत खराब होगी और आप ठीक हो जाएंगे। तो जो अभिभावक वैक्सीनेटेड हैं, परिवार उनका वैक्सीनेटेड है, उनके बच्चों को स्कूल भेजने में कोई विशेष, और जो बच्चों में भी कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको की विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उसके अलावा कोई स्कूल भेजने में या इस प्रकार से करने में कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि बेसिक प्रिकॉशन जो आप हैं वो सब उसका पालन करें। इसमें कोई हर समय मास्क पहनना भी शायद संभव नहीं है, तो बस कम से कम जेब में मास्क रखें, यदि बहुत भीड़ वाली जगह दिखे वहां पहन लें। नहीं, लेकिन अब उनकी चिंता जो अभिभावकों की है कि स्कूल जाएंगे तो बच्चे खेलेंगे, बच्चे आपस में भी बहुत सारा इंटरेक्शन करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, उनकी चिंता तो इस बात को लेकर के है ना। बच्चों में तो संक्रमण, जैसे मैंने कहा कि, और मैं क्या कहूँ, मैं डॉक्टर गुलेरिया की बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपर्ट है इस बात में, कि बच्चों में संक्रमण होता है लेकिन बच्चों पे उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता। अधिकतर बच्चे जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको किसी को पता ही नहीं चलता कि वो संक्रमित कब हुए और कब ठीक हो गए। तो इसलिए बच्चों की तरफ से चिंता की आवश्यकता नहीं। जी, का मतलब ये हुआ कि बच्चों को लेकर के चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर मनेंद्र अग्रवाल जी आपका, आपने इतना टाइम दिया नवोदय टाइम्स ऑफ पंजाब केसरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।